हमारी क्लास में जो हमारा पार्ट चल रहा है सोशल स्टडी का हिस्ट्री का हमारा जो अंतिम टॉपिक है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। टॉपिक हमारा है नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा इस हिस्ट्री पार्ट का जो चैप्टर फर्स्ट है उसका अंतिम टॉपिक है। इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, राष्ट्रवाद और इम्पेरियलिज्म कहते हैं साम्राज्यवाद को। दोनों टॉपिक को हम देखते हैं। बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी की अंतिम चौथाई तक यानी लास्ट क्वार्टर तक नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन्ड इट्स idealistic liberal democratic sentiments of the first half of the century। 19th सेंचुरी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स, ये जो स्वभाव था ये स्वभाव नहीं रहा 19th सेंचुरी के क्वार्टर तक, लास्ट क्वार्टर तक। ये जो राष्ट्रवाद का जो स्वरूप था नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन, ये इसका रूप नहीं रहा। कौन सा रूप? आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स। ये जो रूप था आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक, ये स्वभाव नहीं रहा जो द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी यानी सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में जो इसका ये जो रूप था ये क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी में नहीं रहा। कौन सा रूप? आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स, यानी राष्ट्रवाद का आदर्शवादी उदारवादी जनतांत्रिक स्वभाव जो था वो नहीं रहा। तो कैसा हो गया अब इसका रूप? but became a narrow creed with limited ends। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया, नैरो क्रीड बन गया। but became a narrow creed with limited ends, ये सीमित लक्ष्यों वाला एक संकीर्ण सिद्धांत बन गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस बीच इस दौर में nationalist groups became increasingly intolerant of each other and ever ready to go to war। During this period, इस दरमियान राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति जो है अनुदार होते चले गए, इनटॉलरेंट होते गए, और इसके अलावा वार के लिए हमेशा रेडी रहते थे। ये एक दूसरे के प्रति इनटॉलरेंट हो गए और लड़ने के लिए जो है हमेशा तैयार रहते थे। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल्स इन यूरोप टू फर्दर देयर ऑन इंपेरियलिस्ट एम्स। द मेजर यूरोपियन पावर्स, इसके साथ ही जो प्रमुख यूरोपियन शक्तियां हैं उन्होंने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उन्होंने इस्तेमाल किया। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वाज द एरिया कॉल्ड द बाल्कन्स। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का जो सोर्स था वो बाल्कन क्षेत्र था। 1871 के बाद में यूरोप में जो टेंशन एरिया था वो था बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन्स जो था वो क्या था? यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का एरिया था। द बाल्कन्स वाज ए रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल
and ethnic variations comparison modern day Romania, Bulgaria, Albania, Greece, and Macedonia, Croatia, Bosnia Herzegovina, Slovenia, Serbia, and Montenegro, whose inhabitants were broadly known as the Slavs. इस क्षेत्र में भौगोलिक जातियां जो थी उनमें भिन्नता थी. द बाल्कन वाज a region of geographical and ethnic variations. जो ये जो रीजन्स था जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशंस से व्याप्त था, यानी इसमें भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी. इसमें कौन कौन शामिल थे, इनमें कौन कौन सी जातियां देश शामिल थे, ये हम देखते हैं. इसमें जो है रोमानिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, यूनान, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनिग्रो शामिल थे. और इन क्षेत्र में रहने वाले जो पीपल्स थे, whose inhabitants were broadly known as the slave, और इनको स्लाव पुकारा जाता था. इन क्षेत्रों में रहने वाले जो पीपल्स थे उनको स्लाव पुकारा जाता था. A large part of the Balkans was under the control of the Ottoman Empire. इसके अलावा बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के कंट्रोल में था. जो ओटोमन एम्पायर था उसके अंडर में था. A large part of बाल्कन्स का जो लार्ज पार्ट था वो अंडर द कंट्रोल ऑफ ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था. The spread of the ideas of romantic nationalism in the Balkans together with the disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. तो बाल्कन क्षेत्र में the spread of the ideas romantic nationalism in the बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने से, स्प्रेड होने से, कौन से विचार? रोमांटिक नेशनलिज्म के विचारों के फैलने, और इसके अलावा with the distinct disintegration of the Ottoman Empire made this region very explosive. इसके अलावा ओटोमन साम्राज्य के विघटन से यहाँ की जो कंडीशंस थी वो काफ़ी एक्सप्लोसिव हो गई, काफ़ी विस्फोटक हो गई थी. ऑल थ्रू द 19th century, 19वीं सदी में the Ottoman Empire had sought to strengthen itself through modernization and internal reforms, but with very little success. All through the 19th century, 19वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य ने मॉडर्नाइजेशन और इसके अलावा इंटरनल रिफॉर्म्स के जरिए मजबूत बनना चाहा था. किसके जरिए? एक तो मॉडर्नाइजेशन और एक इंटरनल रिफॉर्म्स के द्वारा ये जो था ओटोमन साम्राज्य वो उसने मजबूत बनने की कोशिश की थी, लेकिन बट विद वेरी लिटिल सक्सेस, लेकिन इसमें इसको सक्सेस नहीं मिली. और वन बाय वन, एक के बाद एक, इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट नेशनलिस्ट ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल. एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय जो नेशनलिटीज थी, जो राष्ट्रीयताएं थी, उसके कंट्रोल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी. उसके अंडर में जो भी नेशनलिटीज थी वो ब्रोक हो गई, ब्रोक अवे फ्रॉम इट्स कंट्रोल से जो है ब्रोक अवे होकर डिक्लेयर इंडिपेंडेंस, और उन्होंने जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर ली.
The Balkan peoples base their claims for independence or political rights on nationality and used history to prove that they had once been independent but had subsequently been subjugated by foreign powers. The Balkan peoples. बाल्कन लोगों ने इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स, इन्होंने जो है आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता के आधार पर जो है मांग की, इंडिपेंडेंस के आधार पर क्लेम किया, और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनलिटी, और इसके अलावा यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव, और इन्होंने हिस्ट्री का इस्तेमाल किया, किस लिए किया? टू प्रूव, साबित करने के लिए, दैट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट, ये साबित करने के लिए हिस्ट्री का यूज किया कि वो कभी इंडिपेंडेंस थे, बट हैड सबसिक्वेंटली हैड बीन सबजगेटेड बाय फॉरेन पावर्स, लेकिन इसके बाद में जो फॉरेन पावर्स है उन्होंने उनको अपने अधीन कर लिया, जो फॉरेन पावर्स थी उन्होंने उनको सबजगेटेड कर लिया, ये ऐसा मानते थे। हैंस द rebellious nationalists in the Balkans throw off their struggles as attempts to win back their long lost independence. Hence, इस प्रकार बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही जो राष्ट्रीय समूह थे उन्होंने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई हुई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में उसको उन्होंने देखा। As the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूहों ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, as the different Slavic nationalities struggled to define their identity and independence, जो आइडेंटिटी थी, जो इंडिपेंडेंस थी, यानी अपनी पहचान और स्वतंत्रता की उन्होंने जो है परिभाषा को जो है डिफाइन करने की कोशिश की। द बाल्कन एरिया बिकेम एन एरिया ऑफ इंटेंस कन्फ्लिक्ट, ऐसे वैसे बाल्कन क्षेत्र जो था वो इंटेंस कन्फ्लिक्ट का रीजन्स बन गया, यानी गहरे टकराव का क्षेत्र बनता गया। द बाल्कन स्टेट्स वर फर्स्टली जेलियस ऑफ ईच अदर, बाल्कन राज्य एक दूसरे से जो है जेलियसी रखते थे, ईर्ष्या करते थे। एंड ईच होप्ड टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स, और इसके अलावा हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका जो है वो गेन करना चाहता था या हथियाने की उम्मीद रखता था। ईच स्टेट्स जो था वो ये कोशिश करता था या होप में था टू गेन मोर टेरिटरी को गेन करने में वो जो है होप रखता था, एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, यानी अदर्स की तुलना में वो अधिक जो इलाका है वो हथियाने की कोशिश में रहता था। मैटर्स वर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड, परिस्थितियां जो है वो ज़्यादा जटिल हो गई थी, कॉम्प्लिकेटेड हो गई थी, मैटर्स जो थे वो कॉम्प्लिकेटेड होते गए। Matters were further complicated because the Balkans also became the scenes of big powers rivalry, क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच में कंपटीशन होने लगा। During this period, इस समय there was intense rivalry among the European powers over the trade
इसके अलावा इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ मिलिट्री माइट, जो नौसैनिक थे, सैन्य ताकत थी, वो भी कॉम्पिटिशन्स उसमें भी जो है होता जा रहा था. these rivalries were very evident in the way the Balkan problem unfolded. और जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी, उससे ये प्रतिस्पर्धाएं जो है वो खुलकर सामने आने लग गई, अनफोल्ड हो गई. ईच पावर, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, was keen on containing the hold of other powers over the Balkans. इसके अलावा जर्मनी, रूस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की को अन्य जो पावर्स थी उनको कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने डोमिनेंस को जो है वो बढ़ाना चाहती थी, अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी. एंड एक्सपेंडिंग इट्स ऑन कंट्रोल ओवर द एरिया, एरिया के ऊपर जो है अपने कंट्रोल को एक्सटेंडिंग करना चाहती थी. दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ वार्स इन द रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वार. और इस प्रकार इसमें इस इलाके में कई वार्स हुए और इसके अलावा प्रथम जो वर्ल्ड वार था वो भी हुआ. नेशनलिज्म अलाइन विद इंपेरियलिज्म led Europe to disaster in 1914. साम्राज्यवाद से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को एक डिजास्टर की ओर ले गया. But meanwhile, many countries in the world which had been colonized by the European powers in the 19th century began to oppose imperial domination. बट मीनवाइल, लेकिन इसी दरमियान विश्व के अनेक देशों ने जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने जो कोलोनाइज किया था, औपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे थे, जो इंपेरियल डोमिनेशंस था उसका वो अपोज करने लगे. द एंटी इंपेरियल मूवमेंट्स दैट डेवलप, जो एंटी इंपेरियल मूवमेंट्स थे वो विकसित हुए. the anti-imperial movements that developed everywhere were nationalist. जो एंटी इंपेरियल मूवमेंट्स जो विकसित हुए थे वो राष्ट्रवादी थे. वो जो थे नेशनलिस्ट थे इन द सेंस दैट दे ऑल स्ट्रगल टू फॉर्म इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स. और वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए जो है संघर्ष कर रहे थे. एंड वर इंस्पायर्ड बाय अ सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी. और वो सभी एक कलेक्टिव नेशनल यूनिटी की भावना से प्रेरित थे. वो इंस्पायर थे सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी फॉर्ज्ड इन कन्फ्रंटेशन विद इंपेरियलिज्म. और साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में जो है ये भावना उभर रही थी. यूरोपियन आइडियाज ऑफ नेशनलिज्म वर नाउ वेयर रिप्लिकेटेड. इसके अलावा राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए. नाउ वेयर रिप्लिकेटेड नहीं किए गए. कौन से? नेशनलिज्म के जो आइडियाज थे वो रिप्लिकेटेड नहीं हुए. क्यों नहीं हुए? फॉर पीपल एवरीवेयर डेवलप्ड देयर ओन स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ नेशनलिज्म. क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद जो है विकसित कर लिया था.
स्पेसिफिक वैरायटी ऑफ नेशनलिज्म जो है डेवलप हो गया था, इसलिए ये रिप्लिकेटेड नहीं हुआ. बट द आइडिया दैट सोसाइटीज should be organized into nation states came to be accepted as natural and universal. लेकिन ये विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए अब स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया, जिसको नेचुरल मान लिया गया और यूनिवर्सल मान लिया गया. किसको मान लिया गया? किस विचार को? किस आइडिया को मान लिया गया? कि सोसाइटीज शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इनटू नेशन स्टेट्स. समाज को नेशन स्टेट्स में गठित किया जाना चाहिए. ये जो है इस आइडिया को नेचुरल और यूनिवर्सल मान लिया गया. तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो हमारा अंतिम टॉपिक था नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, उस पर डिस्कस किया. और इसी के साथ जो है हमारा जो चैप्टर था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका यही एंड होता है. इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसकी PDF हम आपको सेंड करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.